साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 6 के जितने भी उदाहरण हैं उन सभी को हल करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सभी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोज जो है आराम से देख सकते हो। उदाहरण 1 करने से पहले हम एक बार वापस जो है प्रमेय 6.1 को समझ लेते हैं, है ना। इस प्रमेय को हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसको शॉर्ट रूप में हम किससे लिखते हैं, बीपीटी से लिखते हैं। यानी या तो आप आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखो या फिर शॉर्ट में इसको बीपीटी लिखो, एक ही बात है। अब ये प्रमेय क्या कहती है, मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा मैं लेता हूं। मान लो मैंने एक भुजा ले ली बी सी, ठीक है। और इस भुजा के समानांतर मैंने एक रेखा इस प्रकार खींची, ठीक है, कि वो जो रेखा है वो इस BC के क्या है, समानांतर है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये जो रेखा है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। मान लो इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया D और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने E, ठीक है। तो ऐसा होने पर क्या होगा कि ये जो रेखा है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसी को हम थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, ठीक है। यानी हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर एक तो चीज दी है कि ये जो भुजा DE है वो इस भुजा BC के क्या है, समानांतर है। और अगर ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर है तो ये जो आपकी भुजा है AB और दूसरी जो भुजा है AC, ये समान अनुपात में विभाजित होगी। यानी इस पूरी भुजा का ये ऊपर वाला हिस्सा जिसका नाम है AD, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा DB, ठीक है, इनका अनुपात इस भुजा का हिस्सा AE बट्टा ये वाला हिस्सा EC, ठीक है, इस अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी ये वाले भुजा के अनुपात और इस वाले भुजा के अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही थेल्स प्रमेय है। लेकिन ये अनुपात के हिस्से बराबर कब होंगे, जब DE समानांतर BC होगा। बात समझ में आ गई। तो चलो इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम उदाहरण 1 को हल करेंगे। उदाहरण 1 है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे। यानी हमें एक त्रिभुज दिया है ABC और एक रेखा दी है DE और ये जो रेखा है वो त्रिभुज की भुजा AB और AC को बिंदु D और E पर क्या कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और क्या दिया है, तथा भुजा BC के समानांतर हो। यानी ये जो रेखा है वो त्रिभुज की भुजा BC के क्या है, समानांतर है। यानी ये रेखा इस भुजा के क्या है, समानांतर है। ये चीज हमें दी हुई है। तो सिद्ध कीजिए AD बट्टा AB, यानी कि AD बट्टा AB, त्रिभुज का ये छोटा वाला हिस्सा और ये बड़ा वाला हिस्सा, और AE बट्टा AC, यानी ये छोटा वाला हिस्सा और ये बड़ा वाला हिस्सा, इन दोनों के अनुपात के क्या है, बराबर है, ठीक है। ये दोनों भुजाएं बट्टे में आ गई, मतलब ये अनुपात हो गया और इन दोनों का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो कोई भी चीज सिद्ध कैसे होती है, प्रश्न में हमें दिया क्या है उसी चीज से सिद्ध होती है। तो हमें क्या दिया है कि त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज के अंदर ये जो भुजा DE है वो समानांतर है BC के, ठीक है। ये चीज हमें दिया हुआ है। अच्छा, ये चीज हमें दी हुई है तो क्या यहाँ पर मैं थेल्स प्रमेय लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि प्रमेय क्या है, एक त्रिभुज है, इसकी कोई भी एक भुजा के समानांतर हमने क्या करी, यहाँ पर एक रेखा खींची है, ठीक है। तो इन दोनों भुजाओं का, अन्य दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यही है थेल्स प्रमेय। तो इस भुजा में ये वाला छोटा हिस्सा और ये वाला छोटा हिस्सा, इसका अनुपात
इस छोटे हिस्से और इस छोटे हिस्से के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ अब मैं लिख सकता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, समानांतर है, तो इन दोनों का अनुपात अब मैं बराबर लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो AD बट्टा DB है वो AE बट्टा EC इस अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा? तो यहाँ पर मैंने क्या लगाई है, प्रमेय 6.1 लगाई है। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AD बट्टा AB, और यहाँ पर है AD बट्टा DB, यानी ऊपर तो AD है ना, लेकिन नीचे यहाँ DB है और यहाँ क्या है, AB। तो इसका मतलब है इसकी जगह पर मुझे AB लाना है ना, यानी इस DB को मुझे बदलना पड़ेगा। और ऐसे ही देखो यहाँ AC है और यहाँ EC है, इसका मतलब इसकी जगह मुझे क्या लाना है, AC लाना है। तो जिसको हमें बदलना हो उसको हमेशा बट्टे के क्या करो, ऊपर रखो। तो इन दोनों को मुझे बदलना है तो इसको बट्टे के मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। अब गणित में एक नियम है, गणित में नियम क्या है, मान लो A बट्टा B बराबर है C बट्टा D के, ठीक है, और मुझे भी इस B को ऊपर लाना है। तो गणित का नियम कहता है कि अगर इस हिस्से को आप ऊपर लाते हो तो इसको भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि B बट्टा A अगर आप कर रहे हो तो इस तरफ आपको D बट्टा C करना पड़ेगा, है ना। तो यही नियम हम यहाँ लगाएंगे। हम क्या करना है कि भाई जिसको हमें चेंज करना है ना, जिसको हमें बदलना है वो बट्टे के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरफ इसको ऊपर करेंगे तो इसको भी मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा DB बट्टा AD, उल्टा हो गया। इसको भी उल्टा करेंगे तो EC बट्टा AE हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे DB को किस में बदलना है, AB में। अब ये कैसे बदलेगा भाई, AB क्या होता है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये AB है, और ये किससे मिलकर बना है, ये बना है AD और DB से मिलकर। यानी अगर आपको AB चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, AD प्लस DB से मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ लाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 1 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ये चीज़ मिलेगी। तो चलो अब बराबर के हम दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं। तो अब क्या हुआ, DB बट्टा AD प्लस 1 कर दो, 1 का मतलब 1 बट्टा 1, है ना, क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है तो यहाँ हम 1 बट्टा 1 जोड़ देते हैं। तो इस तरफ भी हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, ये गणित का नियम है ना। तो यहाँ भी हम 1 बट्टा 1 जोड़ देते हैं। अब लसअप लेते हैं, तो देखो क्योंकि बट्टे वाली संख्या लसअप से जुड़ती है, तो यहाँ देखो लसअप कैसे लेना, AD का गुणा 1 से कराकर नीचे लिख लो। तो AD का 1 से गुणा कराएंगे तो AD ही आएगा। अब क्रॉस गुणा कराएंगे तो DB का गुणा 1 से करो तो ये मिलेगा DB, प्लस AD का गुणा 1 से करो ये मिलेगा AD। तो देखो AD प्लस DB क्या होता है, AB, मिल गया। चलो इसी प्रकार यहाँ भी यही काम करना है, AE का गुणा 1 से करेंगे तो ये आएगा AE, फिर एक क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा EC प्लस AE, ठीक है। अब देखो AE प्लस EC ये दोनों मिलकर क्या बनता है, AC बनता है। तो इन दोनों की जगह मैं AC लिख सकता हूँ। यानी अब हम क्या करेंगे, DB प्लस AD की जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो ये बन गया AB बट्टा AD, ठीक है, बराबर ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएगा, AC। तो यहाँ पर आ जाएगा AC बट्टा AE। लेकिन देखो हमें सिद्ध क्या करना है, AD बट्टा AB करना है, जबकि यहाँ AB बट्टा AD यानी उल्टा है। तो एक बार वापस हम इसको उलट देते हैं, है ना। उलटना कैसे, इस तरफ उल्टेंगे तो इस तरफ भी हमें उलटना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा AD ऊपर AB नीचे, यहाँ भी बदल देंगे, यहाँ AE ऊपर और AC नीचे, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध कर लिया, यानी कि हैंड्स प्रूफ। इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा रफ कार्य है, ये आपको नहीं करना है। उदाहरण 2 है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है। यानी हमें ABCD एक समलंब चतुर्भुज दिया है जिसकी भुजा AB जो है वो इस DC के समानांतर है। ये चीज़ हमें दी हुई है, ठीक है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समानांतर है। और इसी के साथ जो असमांतर भुजाएं AD और BC है, इस पर 2 बिंदु है ना, एक तो ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु। इसका नाम क्या दिया है, E
और इसका नाम दिया है एफ। ठीक है, और जब हम ई एफ को मिलाते हैं तो ये भुजा ई एफ जो है वो इस ए बी के समानांतर है। ये चीज भी हमें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, दर्शाइए कि ए ई बट्टा ई डी बराबर है बी एफ बट्टा एफ सी के, यानी इस भुजा के ये दोनों हिस्से और इस भुजा के ये दोनों हिस्से का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, कोई भी चीज हम सिद्ध कब कर पाते हैं, जो चीजें हमें दी हुई हैं उसी से हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि जो ए बी है वो समानांतर है डी सी के, एक तो ये चीज दी हुई है। दूसरा क्या दिया है कि जो ई एफ है वो समानांतर है ए बी के। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें क्या है, दिया है प्रश्न के अंदर। ठीक है, यानी ये भुजा इसके समानांतर है और ये भुजा इसके समानांतर है। तो क्या ये भुजा इसके समानांतर नहीं हो सकती? बिल्कुल होगी, है ना। यहाँ ध्यान से देखो, जब ए बी जो है वो डी सी के समानांतर है और यहाँ भी ए बी जो है वो ई एफ के समानांतर है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होगी, समानांतर होगी ही होगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं तो ये जो भुजा ई एफ है, ठीक है, वो इस डी सी के क्या होगी, समानांतर होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हमने कर दिया, ये दो चीज़ें हमें दी हुई थी और एक चीज़ हम लेके आ गए। इसके अलावा जो हमने प्रमेय पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, थेल्स प्रमेय पढ़ी है, और उसमें क्या होता है, त्रिभुज होता है। जबकि यहाँ पर तो हमें कोई त्रिभुज मिलता नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ये दोनों भुजाएं क्या हो, समांतर हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ए और सी को मिलाना है। अब देखना, जैसे ही मैं ए और सी को मिलाता हूं तो मुझे दो त्रिभुज मिल रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। तो लिख देते हैं रचना। अब रचना क्या कर रहे हैं, बिंदु ए को सी से मिलाया, बिंदु ए व सी को मिलाया। तो मिलाने पर क्या हुआ, तो, है ना, तो की जगह जो कर दो। मिलाने पर क्या हुआ, जो इस भुजा इसी को इस बिंदु जी पर क्या कर रही है, काट रही है ना। जो ई एफ को बिंदु जी पर काटती है, क्या कर रही है, काटती है। यानी हमें एक यहाँ पर एक बिंदु जी मिल गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज मिला ए डी सी। तो इस त्रिभुज को हम ले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, थेल्स प्रमेय के लिए क्या चाहिए, दो भुजाओं को समानांतर करना है। तो क्या एजी भुजा इस डीसी के समानांतर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी वाली भुजा है ई एफ, है ना, ये इस डीसी के समानांतर है। तो ये छोटी वाली भुजा भी इसके क्या होगी, समानांतर होगी ही होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर जो ई जी है वो समानांतर होगी डीसी के। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये जो बड़ी वाली भुजा है ई एफ, है ना, ई एफ जो है वो डी सी के क्या है, समानांतर है। इसलिए हम इनको समानांतर कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कारण हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए ई बट्टा ई डी, यानी मैं कह सकता हूँ ए ई बट्टा ई डी का जो अनुपात है वो ए जी बट्टा जी सी के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, है ना। यानी ए ई बट्टा ई डी जो है वो इस भुजा ए जी बट्टा जी सी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। थेल्स प्रमेय के अनुसार कारण लिख दो, बाई बी पी टी, यानी प्रमेय 6.1 के अनुसार। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं ये दूसरा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, इसको नाम देते हैं ए बी सी। तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज के अंदर क्या इस भुजा को मैं इस भुजा के समानांतर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ी वाली भुजा इसके समानांतर है ना। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो जी एफ है, भुजा जी एफ, वो समांतर होगी ए बी के। क्यों समांतर होगी भाई? क्योंकि जो ई एफ है, देखो ये कितने काम का है, ई एफ जो है वो किसके समानांतर है, ए बी के समानांतर है, हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला भी हिस्सा भी समानांतर होगा।
अच्छा, जब ये समानांतर है तो क्या इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, है ना। यानी मैं अब लिख सकता हूं कि जो बी एफ वाला हिस्सा और एफ सी का अनुपात है वो बराबर होगा, है ना। यानी कि बी एफ बट्टा एफ सी ये अनुपात और ए जी बट्टा जी सी जी सी ये अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं बाई बीपीटी, है ना। यानी प्रमेय 6.1 के अनुसार। अब देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, यहां पर भी ए जी बटा जी सी है और यहां पर भी ए जी बटा जी सी है। तो अगर ये हिस्सा इसके बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर है और ये दोनों के अंदर आ है, कॉमन है ना, तो ये दोनों हिस्से भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यानी समीकरण 1 व 2 से मैं ये कह सकता हूं कि ए बट्टा ईडी जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? बी एफ बट्टा एफ सी के। ये हो गया हैंड्स प्रूफ। ठीक है, यानी अगर प्रश्न के अंदर सिर्फ आपको ये दोनों भुजाएं समांतर मिल जाए तो ये चीज आप लिखकर समीकरण 1 बना सकते हो और समीकरण 2 बना सकते हो, और जब इन दोनों की तुलना करोगे तो ऑटोमेटिक जो चीज आपको सिद्ध करनी है वो आ जाएगी। ठीक है, उदाहरण 3 को करने से पहले हम एक बार पुनः प्रमेय 6.2 को समझ लेते हैं। देखो प्रमेय 6.1 में तो क्या होता है कि अगर ये दोनों भुजाएं समानांतर है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात का विभाजन क्या होगा? बराबर होगा, है ना। लेकिन 6.2 इसका उल्टा है, मतलब कि अगर इन दोनों भुजाओं के अनुपात का विभाजन बराबर हमें दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? समानांतर होगी। ठीक है, अब की बार उल्टा है, 6.2 में क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी अगर ये चीज आपको दी हुई है तो ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, यही प्रमेय 6.2 है। तो चलो अब हम उदाहरण 3 करते हैं। तो उदाहरण है आकृति 6.16 में पी एस बट्टा एस क्यू जो है वो पी टी बट्टा टी आर के बराबर है ना। यानी ये पी एस बट्टा एस क्यू और ये पी टी बट्टा टी आर, इन दोनों भुजाओं के विभाजन का अनुपात बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? समांतर होगी। यही हमारी प्रमेय 6.2 है। तथा कोण पी एस टी, अब देखो पी एस टी यानी ये वाला कोण बराबर है कोण पी आर क्यू यानी इस कोण की बराबर है। तो अगर मैं इस कोण को 1 और इस कोण को 2 नंबर दे दूं तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। ये चीज भी हमें दी हुई है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर यानी ये वाला जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? जबकि कोई भी दो भुजा जो है, यानी इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा जो है अगर बराबर होगी तो हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलो इसको सिद्ध करने के लिए जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिख दो। तो देखो हमें दिया है पी एस बट्टा एस क्यू बराबर है पी टी बट्टा टी आर के, है ना। और ये चीज हमें दिया है, पहले से प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं इस भुजा एस टी को इस भुजा क्यू आर के समानांतर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भुजा एस टी है वो समानांतर होगी क्यू आर के, है ना। क्यों होगी? क्योंकि प्रमेय 6.2 यही कहता है कि अगर भुजाओं का अनुपात का विभाजन बराबर है तो भुजाएं समांतर होगी। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है, ठीक है, यानी अगर यहाँ पर ये दोनों भुजाएं मैं क्या कर रहा हूँ? समांतर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये एस क्यू जो है, ये एस क्यू, यहाँ पर भुजा एस और ये भुजा क्यू। ठीक है, यहाँ कोण 1 हमें दिया हुआ है ऊपर और इसको मैं कोण 3 ले लेता हूँ। तो बताओ ये दोनों कोण 1 और कोण 3 जो है वो आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि जब भी दो समांतर रेखाएं हैं और उसको तिर्यक काटता है तो ये जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब क्योंकि ये दोनों भुजाएं हमारी समांतर हो गई तो हम लिख सकते हैं
कि कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। क्यों होगा? क्योंकि ये कैसे कोण है? संगत कोण है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कोण 1 और 2 हमें पहले से क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। कोण 1 बराबर कोण 2 ये हमें क्या है? दिया है, पहले से प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। तो इसको मैं ले लेता हूँ समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। कोण 1 3 के बराबर भी है, कोण 1 2 के बराबर भी है। तो इसका मतलब क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना भाई। देखो ये कोण इसके बराबर है ना, और ये कोण इसके बराबर भी है। इसका मतलब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ, तो कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर होगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तो कारण लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और देखो हमने कक्षा 9 में ये भी पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज के ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इनकी जो सामने वाली भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना। यानी मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा यानी भुजा पी क्यू, ठीक है, कोण 2 के सामने वाली भुजा पी क्यू और कोण 3 के सामने वाली भुजा पी आर, ये आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, कारण लिख सकते हो त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजा जो क्या होती है? बराबर होती। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, उदाहरण 4 है आकृति 6.29 में यदि PQ समांतर RS है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR है। यानी कि हमें यहाँ पर एक आकृति दी है जिसमें ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है। और हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में क्या है? समरूप है। तो देखो कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होते हैं? यदि इन दोनों त्रिभुज के कोई भी दो कोण, है ना, यानी कोई भी दो कोण आपस में यदि हम बराबर कर ले, ठीक है, तो ए नियम से हम इन दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं? समरूप कर सकते हैं। और दो कोण बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज दी है कि ये दोनों भुजाएं जो है वो आपस में समांतर है। ठीक है, तो देखो जब दो भुजाएं आपस में समांतर हो और उसको एक तिर्यक काटता हो तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर देखो जेड बन रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो इस नियम का प्रयोग करके हम इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी दो कोण बराबर करेंगे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेते हैं। पहला त्रिभुज हमारा क्या है? POQ। तो लिखेंगे त्रिभुज POQ और दूसरा त्रिभुज है SOR, त्रिभुज SOR में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज के अंदर देखो एक तो ये वाला कोण, इसको मैं कोण नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, और दूसरा ये कोण, इसे मैं कोण नंबर 2 दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर है। ठीक है, फिर देखो ये इस प्रकार से एक तिर्यक काट रहा है, इस प्रकार से एक तिर्यक काट रहा है। तो देखो यहाँ जेड बन रहा है ना, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा एकांतर कोण से। तो कोण 1 और कोण 2 क्या होगा? बराबर होगा। इसी प्रकार देखो यहाँ उल्टा जेड भी बन रहा है, ये वाला जेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 4 ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलो लिख देते हैं। पहला त्रिभुज हमारा क्या है? POQ, इसमें कोण नंबर 1, ठीक है, और दूसरे त्रिभुज SOR, इसका कोण नंबर 2, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण। अच्छा, ये एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि हमें दिया है, क्या दिया है? दिया है कि PQ समांतर RS। ठीक है, ये आप चाहो तो सबसे पहले लिख सकते हो, फिर उसके बाद में ये काम कर सकते हो, है ना। इसी प्रकार कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर कर दिए। तो हम लिख सकते हैं ए नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज POQ
पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। उदाहरण 5 है, आकृति 6.30 में कोण P ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें दो आकृतियाँ दी है। ठीक है, इसमें ये जो कोण P है इसका मान हमें इसकी सहायता से ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाओं का मान हमें दिया है और नीचे वाला त्रिभुज आर पी आर क्यू इसकी भी तीनों भुजाएं हमें दी हुई है। इसका मतलब हमें भुजाओं के आधार पर अगर इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी सहायता से हम कोण P का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसमें कोण C का जो है वो मान नहीं दिया है। अब हो सकता है कि कोण C कोण P के बराबर हो, इसलिए पहले हम इस कोण C का मान ज्ञात करेंगे। तो कोण C का मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हमें त्रिभुज के अंदर दो कोण दिए हैं और तीसरा हमें ज्ञात करना है और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सीधा हम यही लिखते हैं कि हम जानते हैं कि ठीक है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये कौन सा नियम है, ये है त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। ठीक है, अब देखो कोण A और B का मान तो दिया है। कोण A हमें दिया है 80 डिग्री, B हमें दिया है 60 डिग्री और C हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। 140 को उधर भेजेंगे तो कोण C और 180 अपनी जगह पर, ये उधर आएंगे तो माइनस का 140 हो जाएगा। कोण C बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 40 डिग्री। यानी यहाँ कोण C का मान हमें मिल गया 40 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। और कौन से नियम से करना है, भुजाओं के आधार पर करना है। ठीक है, अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो चलो हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज आर पी क्यू में इस त्रिभुज को हम आर क्यू पी कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भुजा ए बी कितनी है, 3.8 और भुजा आर क्यू इसकी दुगनी है ना। यानी 3.8 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7.6। इसी प्रकार देखो जो बी सी भुजा है वो कितनी है, 6 है ना। और जो पी क्यू भुजा है वो कितनी है, 12, यानी इसकी डबल। यहाँ भी इसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब कौन सी भुजा बच गई, पी आर। तो पी आर देखो 6√3 है और यहाँ पर ए सी कितना है, 3√3 है। तो यहाँ पर भी ये भुजा जो है वो इसकी डबल है ना। यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो भुजा ए बी है, ठीक है, बट्टा अगर हम आर क्यू करेंगे तो ए बी है 3.8, ठीक है, और आर क्यू हमारी कितनी है, 7.6। पॉइंट से पॉइंट हटेगा और 38 एकम 38, 38 दूना कितना हो जाएगा, 36। कितना मिलेगा, 1/2। और इसी प्रकार हमें भुजा बी सी लेनी है। ठीक है, बी सी कितनी है, 6, बी सी बट्टा ये वाली भुजा कितनी है, पी क्यू। तो बी सी तो है 6 और पी क्यू है 12, इसमें भी भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 1/2। तीसरी भुजा हमारी कौन सी हो जाएगी, ए सी बट्टा आर क्यू। ठीक है, ए सी बट्टा आर पी। ठीक है, तो ए सी हमारा कितना है, 3√3 बट्टा आर पी कितना है, 6√3। ठीक है, तो 3√3 से √3 कैंसिल और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी हमें कितना मिला, 1/2। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात हमें क्या मिला, बराबर। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा आर क्यू बराबर है बी सी बट्टा पी क्यू बराबर है ए सी बट्टा आर पी। ठीक है, और सब कितना है, 1/2 है। तो एस 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 समरूपता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है
तो देखो कोण P किसके बराबर होगा, देखो कोण P यहाँ पर है तो ये किसके बराबर होगा, कोण C के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं अतः कोण P बराबर होगा कोण C के, और कोण C कितना है 40 डिग्री, तो P भी हमारा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था। उदाहरण 6 है आकृति 6.31 में OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD के, है ना। यानी इस आकृति में हमें ये चीज दी हुई है। दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। यानी यहाँ भी हमें दो त्रिभुज दिए, है ना, और इन दोनों त्रिभुज में अगर मुझे कोण A जो है वो C के बराबर करना है और कोण B जो है वो D के बराबर करना है, तो मुझे इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। अब हम ये कौन सी कसौटी द्वारा इसको समरूप करेंगे, तो ये चीज हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, ये OA यही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो OC है वो गुणे में है, इसको इधर भेजेंगे तो वो किस में आ जाएगा, भाग में, यानी कि बट्टे में। तो ये OC इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो OB हम उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो OD तो अपनी जगह पर है और ये गुणे में है तो इधर किस में आएगा, भाग में, यानी कि बट्टे में आ जाएगा। अब देखो हमें क्या मिला, OA बटा OC, OA बटा OC, है ना। इन दोनों भुजाओं का अनुपात OD बटा OB इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर मिल गया। ठीक है, यानी यहाँ पर ये दोनों क्या है, भुजाएं हैं, और इनके बीच का कोण देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। हम जानते हैं कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है ना। और कौन सा नियम है ये, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। तो यहाँ पर हमें ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर मिल गई, बीच का कोण भी बराबर मिल गया। तो SAS नियम से हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं कि कोण AOD जो है, AOD, है ना, वो बराबर है कोण COB के। तो SAS नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD समरूप होगा त्रिभुज COB के। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो कोण A बराबर होगा कोण C के, देखो ऑटोमेटिक हो गया। और कोण B को लो तो देखो कोण B कहाँ है, यहाँ पर, तो ये किसके बराबर होगा, D के, जो कि है। तो कोण B बराबर होगा कोण D के। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। उदाहरण 7 है 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यानी यहाँ पर हमें दो चीज दी है, एक तो लड़की है और एक खंबा है ना। तो मान लो ये मैंने खंबा ले लिया, ठीक है। इस खंबे के ऊपर क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, और नीचे क्या हो गई, भूमि हो गई, जमीन हो गई, ठीक है। अब इस खंबे के पास में क्या है, 90 सेंटीमीटर वाली एक लड़की खड़ी है। मान लो यहाँ पर एक लड़की खड़ी है जो खंबे के इस तरफ जा रही है, ठीक है। और इस लड़की के जाने की जो स्पीड है वो कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, है ना। यानी एक सेकंड में वो लड़की जो है 1.2 मीटर दूर जाती है, इस खंबे से दूर जाती है एक सेकंड में, ठीक है। तो मान लो ये जाते जाते यहाँ पर आ गई, ये लड़की कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, खंबे के इस तरफ जा रही है और यहाँ पर आ गई। और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चलने की स्पीड है वो कितनी है, एक सेकंड में ये 1.2 मीटर चल रही है, ठीक है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। अब यहाँ पर देखो जो खंबा दिया है ना, तो खंबे के जमीन से ये जो बल्ब लगा हुआ है वो कितनी ऊंचाई पर लगा हुआ है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। यानी यहाँ पर हमें खंबे की ऊंचाई दी हुई है। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि
4 सेकंड बाद में जब ये लड़की चलते चलते मान लो यहाँ आ जाती है तो इसकी छाया किस तरफ बनेगी, इसकी छाया यहाँ नीचे इस तरफ बनेगी। ठीक है, मान लो ये इतनी बड़ी छाया बन जाती है, तो इस छाया को अगर हम x मान लेते हैं तो हमें यहाँ छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कब? 4 सेकंड बाद। तो देखो 4 सेकंड बाद अगर मैं बताऊं ये कितने दूर चलती है, तो बराबर के दोनों तरफ हम 4 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4 सेकंड, और यहाँ 4 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर। यानी कि 4 सेकंड बाद जो है ये लड़की यहाँ से यहाँ कितनी दूरी तय करती है, 4.8 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, और हमें ये x का मान ज्ञात करना है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने तो यहाँ त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, तो हमें यहाँ एक त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जैसे ही हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक त्रिभुज मिल जाएगा। अब लड़की की लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 0.9 मीटर। तो लड़की की लंबाई को हम 0.9 मीटर मान लेते हैं, है ना। यानी ये चीज़ें हमें दी हुई है और इसका चित्र जो है मैंने यहाँ पहले से बना रखा है। खंबे को हमने क्या मान लिया, AB। लड़की की लंबाई को क्या मान लिया, CD। ठीक है, और ये जो बिंदु आ रहा है इसको हमने E मान लिया। ठीक है, अब इस प्रश्न को करना कैसे है वो समझो। तो देखो यहाँ पर लड़की की चाल क्या है, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि चूंकि 1 सेकेंड में लड़की दूरी तय करती है बराबर 1.2 मीटर, इसलिए 4 सेकेंड में लड़की दूरी तय करेगी बराबर, दोनों तरफ 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 मीटर, है ना। यानी कि जो BD की लंबाई है वो हमें कितनी मिल जाएगी, 4.2 मीटर, है ना। और हमें ज्ञात क्या करना है, छाया की लंबाई। तो इसको हम मान लेते हैं, माना छाया की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी मान ली हमने, x मीटर मान ली। यानी DE हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। ठीक है, तो अब मुझे x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, तो देखो यहाँ पर 2 त्रिभुज है, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये छोटा वाला त्रिभुज। अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप कर देता हूँ, ठीक है, तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जब भुजाओं के अनुपात को मैं बराबर करूंगा तो x का मान मैं आसानी से ज्ञात कर लूंगा। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं 2 त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CDE। ठीक है, अब देखो इन दोनों त्रिभुज में कोई भी 2 कोण बराबर करो। तो देखो ये जो खंबा है और ये जो लड़की खड़ी है वो कैसे खड़े हैं, ऊर्ध्वाधर खड़े। और हम जानते हैं भूमि से कोई भी चीज जो ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है वो हमेशा क्या कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लो अगर ये कोण नंबर 1 है और ये कोण नंबर 2 है, तो कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। आप इसका कारण भी लिख सकते हो, क्योंकि लड़की तथा खंबा भूमि से ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये कोण आ गया दोनों का। दूसरा देखो इन दोनों त्रिभुजों में, चाहे ये बड़ा वाला त्रिभुज लूं या फिर छोटा वाला त्रिभुज लूं, दोनों में ये जो E है वो कोण क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। यानी यहाँ पर पहले त्रिभुज का कोण E और दूसरे वाले त्रिभुज का भी कोण E, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर मैंने दोनों त्रिभुज के अंदर कोई भी 2 कोण आपस में बराबर कर लिए, इसलिए मैं कह सकता हूँ AA नियम से त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CDE के। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसकी ये वाली भुजा इस छोटे वाले त्रिभुज की इस भुजा, ठीक है, का अनुपात और
बड़े वाले त्रिभुज की ये बड़ी वाली भुजा और छोटे वाले त्रिभुज की ये छोटी वाली भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ए बी बट्टा ये जो भुजा है सी डी, ये इनका अनुपात हो गया। ये किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, ये नीचे वाली भुजा बी ई बट्टा ये छोटे वाली भुजा डी ई के अनुपात के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया है, समरूप कर दिया है। तो संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब इनके मान लगाओ। देखो ए बी का कितना मान है, खंबे की ऊंचाई दी है 3.6 मीटर, तो ये आ गया ए बी का मान। सी डी कितना दिया, 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर, बराबर बीई यहाँ से यहाँ तक है, यानी इस पूरे की लंबाई कितनी है, 4.8 प्लस इसको भी जोड़ दो x, है ना, क्योंकि पूरी लंबाई इन दोनों को जोड़ने पर होगी। फिर डी की लंबाई हमने क्या मानी है, x, तो नीचे x आ जाएगा। अब क्रॉस गुणा करेंगे, पहले तो देखो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ 36 का गुणा किससे हो जाएगा, x से, और इस तरफ 4.8 प्लस x है तो इसका गुणा किससे होगा, 9 से। ठीक है, तो ये हो गया 36x बराबर, गुणा करेंगे यहाँ तो ये हो गया आपके 8 नम 72 हासिल का 7। ठीक है, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो गया, 43। तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 43.2 प्लस 9 का x से गुणा हो जाएगा 9x। अब हम x के पद को x के पास में लाएंगे तो ये है 36x, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का माइनस 9x हो जाएगा और ये कितना है, 43.2 है। अब 36 में से 9 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 27x बराबर 43.2। अब यहाँ 27 गुणे में है तो 27 को उस तरफ भेजेंगे तो ये भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 432 या सॉरी 43.2 बट्टा 27। अब 43.2 में 27 का भाग देंगे तो देखो 43.2 इसमें 27 का भाग देंगे, 27 एकम 27 घटाएंगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1। ठीक है, और 2 को हम नीचे उतारेंगे। अब देखो 27 का जब मैं 6 से गुणा करता हूँ तो सांचंग 42, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना आता है, 162 आता है। ठीक है, तो ये कितनी बार में, 6 बार में आ रहा है 162। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16। अब क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ से पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1.6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 1.6 मीटर आएगा। ठीक है, यानी जो छाया की लंबाई है वो कितनी मिलेगी हमें, 1.6 मीटर मिलेगी। ठीक है, नीचे लिख सकते हैं अपन छाया की लंबाई बराबर 1.6 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उदाहरण 8 है, आकृति 6.33 में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यानी हमें दो त्रिभुज दिया है, पहला त्रिभुज है ABC जिसकी माध्यिका है CM और दूसरा त्रिभुज है PQR जिसकी माध्यिका है RN, ये हमें दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो नीचे वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। अब जब ये माध्यिका का बिंदु M इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये भुजा AB होगी, यानी ये बड़ी वाली भुजा, वो 2 गुणा AM के बराबर होगी। क्या ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों बराबर भाग है तो इसका जब मैं दुगुना करूँगा तो वो AB के बराबर आएगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो AB होगा वो दुगुना होगा BM के, है ना। यानी जब मैं इसका भी दुगुना करूँगा तो भी वो AB के बराबर आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि CM जो है वो इस त्रिभुज की माध्यिका है। इसी प्रकार नीचे भी होगा, ये माध्यिका जो होगी वो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये PQ है वो इसके डबल के बराबर होगा, यानी 2PN के बराबर होगा, और PQ जो है वो इसके डबल के बराबर यानी कि 2QN के बराबर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों आई? क्योंकि यहाँ हमें माध्यिकाएं दी हुई है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ दे रखी है। दूसरा प्रश्न में कह रहा है यदि
त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। यानी अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो हमें ये तीनों चीजें सिद्ध करनी है। ठीक है, यानी दो चीजें दी हुई, एक तो हमें इन दोनों की माध्यिका दी हुई है और दूसरा ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। चलो इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें दिया है कि त्रिभुज ABC की माध्यिका, ठीक है, माध्यिका बराबर कौन है, CM है। ठीक है, CM है। और क्या दिया है, त्रिभुज PQR की माध्यिका, माध्यिका कौन है, RN है। ये हमें दिया हुआ है। इसके अलावा हमें और क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जो है, ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR के। ये भी चीज हमें दी हुई है। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तथा संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी अब मैं ये भी लिख सकता हूं कि इस त्रिभुज की भुजा जो AC है, AC बट्टा PR, इनका अनुपात बराबर होगा AB बट्टा PQ बराबर होगा BC बट्टा QR के, BC बट्टा QR के। ठीक है, यानी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और क्या बराबर होगा, इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। यानी कोण A जो है वो कोण P के बराबर होगा, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर होगा और कोण C जो है, यहाँ C ले लो, कोण C जो है वो कोण R के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी चीजें हमें क्या है, दी हुई है। अब सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR ये आपस में क्या है, समरूप है। यानी कि ये वाला त्रिभुज AMC और ये वाला त्रिभुज PNR ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो देखो ये चीज हम समरूप आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज हमें क्या दिए हैं, समरूप दिए। तो इसका आधा हिस्सा चाहिए। अब इसका आधे हिस्से में कौन सी भुजा आ रही है, एक तो आ रही है AC, तो AC हमें दी हुई है, नीचे वाली PR हमें दी हुई है। फिर AB की जगह मुझे क्या लेना है, AM लेना है और PQ की जगह मुझे क्या लेना है, PN लेना है। तो ये चीजें हमें माध्यिकाओं से मिल जाएगी, है ना। माध्यिके वाला जो दिया है माध्यिका, है ना, वो उनको क्या करेगी, AB को हम क्या लिख सकते हैं, 2M लिख सकते हैं और PQ को हम क्या लिख सकते हैं, 2PN से लिख सकते हैं। तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, है ना, बराबर आ रहे हैं और इनके बीच का कोण भी हमें बराबर दिया हुआ है। यानी SAS नियम लगाकर हम इन दोनों को समरूप कर सकते हैं। यानी देखो पहली चीज हमें अगर सिद्ध करनी है तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि हम जानते हैं कि AC बट्टा ये क्या है, PR है, इसको P कर देना, इसको P कर देना, है ना, PR बराबर है AB बट्टा PQ के। अब AB और PQ को हम क्या लिख सकते हैं, AB को 2AM लिख सकते हैं और PQ को 2PN लिख सकते हैं। यानी AC बट्टा PR को हम बराबर कर सकते हैं 2 गुणा AM, ठीक है, बट्टा 2 गुणा PN। अब यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर मिल गया AC बट्टा PR बराबर है AM बट्टा PN के। ठीक है, और यहाँ पर ये हमने कैसे किया, 2M और 2PN, तो यहाँ लिख सकते हैं CN और RN माध्यिकाएं हैं, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो गया। अब और कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, ये भी हमें क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक है, तो SAS नियम से, अब देखो हम यहाँ लिख सकते हैं SAS नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था।
अब देखो दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है कि Cm बटा आर एन, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, इनका जो अनुपात है ए बी बटा पी क्यू के अनुपात के बराबर है, यानी ए बी बटा पी क्यू के अनुपात के बराबर है। तो ये तो बड़ा ही आसान है, देखो कैसे करना है। देखो अभी हमने क्या सिद्ध किया कि त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। तो ये वाला और ये वाला त्रिभुज अगर समरूप है तो इसकी ये भुजा, यानी कि मैं कह सकता हूँ सी एम बट्टा आर एन, इसका अनुपात जो है वो ए सी बट्टा पी आर के अनुपात के बराबर होगा। ए सी बट्टा पी आर होगा, है ना, क्योंकि हमने इसको क्या कर लिया, समरूप कर लिया। अच्छा, अब हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा। देखो इन दोनों का तो हमारे पास है, अब इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो हमने दिया हुआ में क्या लिखा था कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये चीज़ हमें पहले दी हुई है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो सी एम की जगह सी एम, आर एन की जगह आर एन। लेकिन ए सी बट्टा पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी बट्टा पी आर जो है वो ए बी बट्टा पी क्यू के बराबर है। तो इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ, है ना, यानी इसकी जगह में ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमें पहले से दिया है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये सेकंड वाली चीज भी हमारी सिद्ध हो गई, है ना। अब तीसरी बार में हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज सी एम बी और त्रिभुज आर एन क्यू ये भी समरूप है, यानी अब ये जो ये वाले त्रिभुज ये वाला और ये वाला, ये भी क्या है, समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो जैसे हमने पहले में इन दोनों को समरूप किया था वैसे ही हम इनको भी समरूप करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, हमें दिया है, क्या दिया है कि ये बड़े वाले त्रिभुज और इस त्रिभुज ये दोनों समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि बी सी बट्टा क्यू आर बराबर है ए बी बट्टा पी क्यू की। ठीक है, ये अनुपात क्या है, बराबर है। इसी प्रकार हमें क्या चाहिए, हमें ये भुजा और ये भुजा चाहिए। तो सी एम क्या है, इसकी माध्य का है, तो इसका डबल इसके बराबर होगा, है ना, यानी कि बी सी बट्टा क्यू आर यही रहेगा। ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2bm, है ना, तो ये हो जाएगा 2bm बट्टा पी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ 2qn। तो 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमें मिला बी सी बट्टा क्यू आर बराबर है बी एम बट्टा क्यू एन के, बी एम बट्टा क्यू एन के। ठीक है, और देखो कोण बी जो है वो कोण क्यू के क्या है, बराबर है। ये चीज़ हमें पहले से दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है। तो ये आपके एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज यानी कि एम बी सी, या फिर यहाँ क्या दिया हुआ है सी एम बी, है ना, तो यही लिख देते हैं सी एम बी समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू के। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और आप चाहो तो यहाँ कारण भी लिख सकते हो कि इनकी जगह ये क्यों आया, क्योंकि सी एम और आर एन ये क्या है, माध्यकाएं हैं, ऐसा हुआ इसलिए। ठीक है, ये हो, और ये हमें दिया है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 8 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।